हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सरस आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सरस में। दोस्तों, आज मैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो भारत का संविधान एवं व्यवहार वाली पुस्तक है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे लेकर आई हूँ। इस चैप्टर में हम बेसिकली जानेंगे कि संविधान क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, इसकी एक देश में इसका रोल क्या होता है संविधान का। ठीक है, उसके बाद जो भारत का संविधान है उसको किसने बनाया, कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ, और इसमें जो प्रावधान डाले गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, किन किन देशों से स्रोत के रूप में हमने लिया है। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे। ये मेरे वीडियो का इस चैप्टर का मतलब जो है फर्स्ट पार्ट होने वाला है, सेकेंड पार्ट जल्दी अपलोड होगा। तो इसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि संविधान किसे कहते हैं, उसके कार्य और उसकी आवश्यकता क्या क्या है। ठीक है, और हम इससे पहले तो ये जानेंगे कि जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो ना दोस्तों, यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हो, ये क्या होता है। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति क्या होती है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों पता होना चाहिए। हालांकि आप ये सब्जेक्ट 10th क्लास तक पढ़ चुके हो ना, लेकिन यही है कि अभी आपने डीपली इतना नहीं पढ़ा है, अब आप यहाँ ब्रॉडली पढ़ने वाले हो। तो आपको पता तो होना चाहिए कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, और जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान, वो क्या होता है। और दूसरी बात कि उसके जनक कौन है, पिता कौन है, फादर कौन माने जाते हैं, और ये सारी तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी पहले मैं। तो ये मेरा पार्ट 1 है वीडियो का, नोट डाउन करते चलिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है राजनीति क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि आपके जहन में सबसे पहले यही बात आएगी कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स राजनीति क्या होती है। दोस्तों, ये जो वर्ड है कोई आपने पहली बार तो नहीं सुना है। आप अपने घर में, आस पड़ोस में, अपने बड़ों से, अपने मम्मी पापा से कई बार ये वर्ड आपने सुना होगा, है ना। तो ये जो राजनीति वर्ड है वो कोई अनसुना शब्द नहीं है, इसको हमने कई बार सुना है। इसको ये बेसिकली होता क्या है, तो इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स। ठीक है, जो कि ग्रीक भाषा के पॉलिस से बना है, मतलब पॉलिस जो शब्द है ग्रीक भाषा का, उससे निकला है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स को ही हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीति। ये जो पॉलिस था ना, इसका जो अर्थ है वो है नगर राज्य। प्राचीन काल में, पुराने समय में यूनान देश जो हुआ करता था, वहाँ पे छोटे छोटे साइज के, छोटे छोटे आकार के नगर राज्य यानी कि सिटी स्टेट हुआ करती थी। ठीक है, वहाँ पर वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे वो अपने शासन और प्रशासन के लिए जो है पॉलिस शब्द का प्रयोग करते थे। तो उसी पॉलिस शब्द से जो है पॉलिटिक्स की उत्पत्ति हुई है, और यही पॉलिटिक्स हिंदी में राजनीति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आजकल बड़े बड़े राष्ट्र राज्य होते हैं, नेशन स्टेट है, जैसे कि भारत, अमेरिका, चाइना, है ना। तो हर कंट्री का आकार बहुत बड़ा हो गया है, पर पुराने समय में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, है ना। तो यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों में शासन प्रशासन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता था पॉलिस, उसी से पॉलिटिक्स बना है, और पॉलिटिक्स को ही हिंदी में राजनीति कहते हैं। हालांकि राजनीति जो है उसका अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसकी दो अवधारणा है, एक संकुचित और एक व्यापक। अगर आप किसी आम नागरिक से पूछोगे, किसी भी अगर आम व्यक्ति से जो इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता है, जिसने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो उसकी नज़र में पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति क्या होती है। अगर आप किसी बड़े से पूछोगे अपने आसपास, तो वो आपको क्या बताएगा, कहेगा जो सरकार, जो नेता, है ना, ये पार्टी, राजनीतिक दल, चुनाव, जो भी ये सब चीज़ें हैं, यही जो है राजनीति है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको समझना होगा कि सिर्फ जो राजनीति है सिर्फ नेता नहीं करते हैं, सिर्फ ये चुनाव के स्थल पर ही नहीं होता है, बल्कि ये हर जगह मौजूद है। हर उस जगह मौजूद है जहाँ पर दो व्यक्ति मौजूद हैं, या दो ग्रुप मौजूद हैं, या फिर दो देश, दो संस्था, कोई सी भी। क्योंकि हर व्यक्ति, हर ग्रुप, हर देश के अपने अलग अलग विचार होते हैं, है ना। और प्रत्येक जो होते हैं, अब उनके बीच वैचारिक मतभेद होने के कारण, है ना, वे अपने अपने विचारों को मतलब अपना थोपने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मेरे विचार किसी मुद्दे पर आपसे अलग हो सकते हैं, आप कोशिश करोगे कि मैं आपके विचार को मान लूँ, अब बहुत तरह तरह के रीजंस दोगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो तो अच्छा रहेगा, तो आप बहुत सारे इसके पीछे कारण दोगे। और ऐसे ही मैं भी करूँगी, अपनी बातों को, अपने विचारों को आप पर थोपने, आपको मनाने के लिए प्रयास करूँगी। तो यही जो दो व्यक्ति, दो संस्था, दो ग्रुप या दो देश के द्वारा अपने अपने विचारों की होड़ करना, अपने अपने विचारों को मनवाने का प्रयास करना, उसके लिए संघर्ष करना, जो ये पूरी प्रक्रिया है ना, इसे ही पॉलिटिक्स कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि दो व्यक्तियों के बीच में ही हो, जो मतलब एक अकेला व्यक्ति भी कई बार राजनीति करता है।
ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लो मैं किसी विषय पर सोच रही हूँ और मेरे मन में उस विषय से संबंधित दो विकल्प चल रहे हैं, दो ऑप्शन चल रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन दोनों ऑप्शन में से क्या चूज़ करूँ। तो मैं अपने आप में विचार मंथन करूँगी कि भाई अगर मैं ये ऑप्शन चूज़ करती हूँ तो इसके ये नुकसान है और ये फ़ायदे। फिर दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचूंगी कि अगर मैं इसको चूज़ करती हूँ तो ये नुकसान और ये फ़ायदे। तो इस तरीके से अंत में मैं निष्कर्ष निकालूंगी कि भाई मुझे दोनों में से ज़्यादा बेहतर मेरे लिए क्या निर्णय होगा। तो मैं फिर वही विकल्प यानी वही निर्णय लूँगी। तो यही जो मैंने विचार मंथन किया, दो विचारों के मध्य जो विचार मंथन होता है, जो संघर्ष होता है, ठीक है, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, राजनीति न केवल सरकार से संबंधित है अपितु राजनीतिक जो हर स्थान पर मौजूद होती है, दो व्यक्तियों, संस्थाओं और देशों के मध्य वैचारिक मतभेद होने के कारण उत्पन्न होती है, जिसके तहत प्रत्येक पक्ष अपनी बात या विचार को अपने तर्कों के माध्यम से मनवाने अथवा थोपने का प्रयास करता है अथवा संघर्ष करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये लाइन, मैंने बता दिया है। हालांकि जो अगर आप किसी सिद्धांतकारों की बात करें तो इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। कोई कहते हैं कि ये शासन करने की कला है, तो कोई कहते हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष है। तो मतलब इसके अलग अलग विचारकों ने डेफिनेशन अलग दी है, लेकिन अगर हम सर्वमान्य या एक सर्वसाधारण सिंपल वे में अगर हम समझना चाहते हैं राजनीति क्या है, तो मैंने आपको बताया दो विचारों में मतभेद और प्रत्येक विचारों को का अपने विचार को मनवाने का सामने वाले की जो प्रक्रिया है, यही राजनीति है। ठीक है, अब आते हैं राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ठीक है, तो ये समझना होगा आपको। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये क्या है? ये एक ऐसा अध्ययन शास्त्र है, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें हम किसी समुदाय यानी किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप या देश के सभी प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं के सिद्धांतों और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। यानी जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक ऐसा विषय है जिसमें हम किसी भी देश, किसी भी समाज के सभी औपचारिक और अनौपचारिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं के सिद्धांतों और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। औपचारिक संस्थाएं क्या होती हैं? वे संस्थाएं जिनका देश की राजनीति में, शासन प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि वो जुड़े होते हैं। यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, ये सारे सरकार के अंग हैं, संस्थाएं हैं जो कि देश के शासन और प्रशासन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, है ना। वहीं पर कुछ संस्थाएं अनौपचारिक भी होती हैं, ठीक है, जो देश की राजनीति, शासन प्रशासन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी होती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनको प्रभावित करती हैं, उन पर अपना असर छोड़ती हैं। जैसे कि मीडिया वाले हो गए, जैसे कि आपका ये हित समूह हो गए, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, छात्र यूनियन जैसे होते हैं ना, छात्र यूनियन, कृषक यूनियन, मजदूर यूनियन, ये सब समय समय पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष करते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं और देश की शासन प्रशासन और राजनीति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी रोल है। तो हम पॉलिटिकल साइंस में ना सिर्फ औपचारिक बल्कि अनौपचारिक संस्थाओं का भी डिटेल में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंस है ना, उसके जो फादर हैं वो अरस्तू कहे जाते हैं, क्योंकि अरस्तू ने अपने समय में, कहा जाता है कि 158 कंट्री जो थे उनके संविधानों का तुलनात्मक कंपैरेटिव वे में अध्ययन किया था, स्टडी किया था और फिर कुछ निष्कर्ष निकाला और तब उन्होंने सिद्धांतों की रचना की, थ्योरी डेवलप की। तो समझ सकते हो कि उन्होंने इस विषय को एक विज्ञान का रूप दिया, मतलब उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जो है सभी सिद्धांतों की रचना की है ना, तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट को पॉलिटिकल साइंस बनाने में हाथ अरस्तू का है और अरस्तू को ही इसलिए पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, जिनकी पुस्तक थी पॉलिटिक्स। दोस्तों, ये जो अरस्तू से पहले, अरस्तू कौन थे? यूनान के विचारक थे।
और उससे पहले बाकी के और भी दो विचारक थे, सुकरात और प्लेटो। सुकरात जो थे वो कभी भी उन्होंने किसी पुस्तक को नहीं लिखा। वे ऐसे थे कि बस मंडली में बैठ गए कुछ लोगों के साथ और किसी मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ, सबसे राय पूछी, सबके विचार पूछे और अंत में अपने विचार उन सभी के विचारों को मिलाकर प्रस्तुत किए। ठीक है, तो उन्हीं के जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने अपने गुरु सुकरात की बातों को सही ढंग से तो नहीं लेकिन उनकी बातों को अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखने का प्रयास किया। ठीक है, तो प्लेटो इनके शिष्य थे, किनके? सुकरात के। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? तो आपको समझना होगा कौन थे? अरस्तु। ठीक है, प्लेटो के जो शिष्य थे वो कौन थे? अरस्तु, है ना। तो अरस्तु ने क्या करा, पहली बार व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जो है मतलब संविधान सिद्धांतों की मतलब रचना की। तो इसीलिए इन्हें जो है पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम बेसिक अपने चैप्टर पे। देखिए संविधान क्या है ना। सबसे पहला सवाल, संविधान एक ऐसा लिखित और अलिखित दस्तावेज है जिसके अंतर्गत एक देश में शासन चलाने से संबंधित नियमों कानूनों का वर्णन होता है ताकि किसी देश की संपूर्ण शासन प्रणाली और व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। क्या कहा मैंने? संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज, डॉक्यूमेंट है ना। लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पर समय समय पे चार्टर, एक्ट, अधिनियम आते रहते हैं और उसी में जो भी रूल रेगुलेशन दिए जाते हैं वही संविधान का अंग बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी संविधान हो सकता है। और संविधान में क्या होता है, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें देश को चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून लिखे होते हैं। सरकार कैसे बनेगी, देश की शासन प्रणाली कैसी होगी, ठीक है, सरकार को कौन सी शक्ति और कर्तव्य मिलेंगे, जनता के क्या शक्ति, अधिकार और कर्तव्य होंगे, वे सारी बातें संविधान में डिटेल से दी जाती है। ठीक है, अब देखिए संविधान के कार्य या फिर इसकी आवश्यकता क्यों है हमें। तो पहला कार्य जो आपकी बुक में भी दिया है और ये पहला कार्य, संविधान किसी भी देश में कुछ नियमों का समूह प्रदान करता है जो सार्वभौमिक रूप से संपूर्ण जनता पर लागू होते हैं ताकि देश में उपस्थित सभी समुदायों के मध्य तालमेल और मिलाप बना रहे। मतलब संविधान क्या करता है, कुछ नियमों का समूह प्रदान करता है। भाई आपको मालूम है किसी भी देश में तरह तरह के समुदाय के, समाज के लोग होते हैं, धर्म, जाति, भाषा के आधार पे तरह तरह के लोग होते हैं और सभी के अपने अपने संस्कृति और अपने अपने नियम होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं। लेकिन अगर एक देश में सभी समुदाय अपने अपने अनुसार नियमों को चलाएं और अपने अपने अनुसार देश में रहें तो ऐसे में देश में जो है एकता स्थापित नहीं हो पाएगी और देश में तालमेल नहीं बन पाएगा सभी समुदायों के बीच में। तो इसीलिए और वे आपस में संघर्ष करते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। तो संविधान क्या करता है, कुछ नियमों का समूह, लिस्ट, सभी को सार्वभौमिक रूप से, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि इक्वली सब पर लागू होता है वो सारे नियम और उस सभी नियम को सभी समुदाय के लोगों को मानना होता है और उसी नियम के अनुसार सभी को चलना होता है। और जिससे कि विविधता वाले देश में, डाइवर्सिटी वाले कंट्री में भी मतलब जो है सभी समुदाय मिलजुल कर तालमेल से रह पाते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ रह पाते हैं, समन्वय उनमें स्थापित हो पाता है। ठीक है, दूसरा कार्य है संविधान यह स्पष्ट करता है कि जो निर्णय लेने की शक्ति है यानी कि डिसीजन मेकिंग है ना, पावर जो है वो किसको दी जाएगी, है ना, और यानी कि सरकार को दी जाएगी। और सरकार जो है वो किस प्रकार निर्मित होगी, मतलब कैसे, चुनाव के द्वारा या वंशानुगत होगी, चुनाव होगा तो कैसे होगा, है ना, कौन किसको कितनी शक्ति मिलेगी, ये सारी बातें बताई जाती है। ठीक है, तीसरा जो कार्य है संविधान का वो है सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाना, है ना। आपको पता होना चाहिए सरकार को निरंकुश और तानाशाह तो नहीं बनने देंगे, है ना, उन पर किसी प्रकार का अंकुश यानी कंट्रोल, नियंत्रण होना ज़रूरी है। और ये भी कौन तय करता है, संविधान। संविधान तय करता है कि सरकार पर किस प्रकार के कंट्रोल लगाए जाएं ताकि सरकार जनता के अधिकारों का शोषण ना करे, है ना, और साथ ही साथ वो तानाशाह ना हो जाए, मनमानी ना करने लगे। ठीक है, जैसे हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। हमारे संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार सौंपे गए हैं और जिसमें साफ कहा गया है कि सरकार कोई भी कानून या कोई भी निर्णय लेती है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जनता के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब जो मौलिक अधिकार है वे जनता पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है संविधान न केवल सरकार की शक्तियों पर अंकुश यानी नियंत्रण लगाता है, बल्कि सरकार को कुछ विशेष शक्तियां भी प्रदान करता है ताकि उनका प्रयोग करके जनता की इच्छाएं, आकांक्षाएं व लक्ष्य को पूरा करने हेतु सकारात्मक कार्य कर सके। यानी संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार को कंट्रोल करना है, उस पर क्या मतलब कंट्रोल लगाना है, क्या अंकुश लगाना है, बल्कि सरकार को कुछ शक्तियां भी प्रदान करता है, कुछ खास अथॉरिटी भी देता है, प्राधिकरण सौंपता है ताकि उन शक्तियों का प्रयोग करके जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं जो है, लक्ष्य जो है, एम है, उनको पूरा कर सके, है ना। क्योंकि भाई जनता के इम्पोर्टेंट लक्ष्य क्या होते हैं? देश का विकास होना, है ना, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था होना, और ये कौन करेगा? सरकार। तो ये जो सरकार को ये जो काम करने की शक्तियाँ कौन प्रदान करता है? संविधान। ठीक है। उसके बाद जो पांचवा जो कार्य है वो है संविधान कुछ बुनियादी नियमों का ढांचा तैयार कर देश के प्रत्येक नागरिक को एक राष्ट्रीय पहचान के सूत्र में बांधता है। यानी संविधान क्या करता है? कुछ बुनियादी नियमों का ढांचा तैयार करता है और उस ढांचे में सभी जनता को यानी कि देश के प्रत्येक नागरिक को, हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर जाति के लोगों को एक पहचान देता है। जैसे कि हमारे संविधान ने दिया है कि हम सभी भारतीय हैं, हमारी एक पहचान है, प्रत्येक व्यक्ति का एक ही राष्ट्रीय गान है ना, एक ही राष्ट्रीय गीत है, एक ही राष्ट्रीय झंडा है ना। तो हम सभी के लिए एक ही कॉमन है, तो हम सभी की कॉमन पहचान है कि हम लोग इंडियन हैं। तो ये पहचान भी एक संविधान ही देता है। तो दोस्तों ये था मेरा इस चैप्टर का पहला पार्ट। अगला जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी आ जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत का संविधान जो है वो कैसे निर्मित हुआ, किसने बनाया, कब बनकर तैयार हुआ। आई होप मैंने आज जितना बताया है आपको वो समझ में आया होगा, और आप ना नोट भी करते चलिए ताकि आपके लिए अच्छा रहे। ये मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।